नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको लाइटिंग इंडस्ट्री की एक झलक दिखा रहे हैं। फिलिप्स जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर बजाज जैसे भारत के मशहूर बिजनेस घराने भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज भी कई नए एंटरप्रेन्योर्स नए और इनोवेटिव आइडियाज लेकर अपना नाम यहां पर कमा रहे हैं। उन्हीं में से एक है नुरू एनर्जी वेंचर्स। देश के पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में रिन्यूएबल एनर्जी के लाइटिंग इक्विपमेंट की मदद से रोशनी लाने का जिम्मा इस कंपनी ने लिया है। आइए मिलते हैं इस टीम से। भारत में मौजूद बिजली की किल्लत ने कई नए एंटरप्रेन्योर्स को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक है नुरू एनर्जी वेंचर्स के गौरव मलिक और दीपक पुनवानी। इन दोनों की मुलाकात कुछ साल पहले एक कॉमन फ्रेंड से हुई। गौरव तब एक माइक्रो फाइनेंस संस्था के साथ काम कर रहे थे और दीपक हमेशा से एक सोशल वेंचर शुरू करना चाहते थे। भारत में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की खामियों ने इन्हें नुरू एनर्जी को भारत में शुरू करने का आइडिया दिया। इंडिया में हमने ये कंपनी 2010 या नवंबर 2010 में शुरू की थी, रजिस्टर की थी और तब से हम यहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने सोचा कि इंडिया में जब 30 से 40 करोड़ लोगों के पास बिजली की सुविधा 12 से ज़्यादा घंटे के लिए नहीं होती दिन में, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल होगा ऐसे वेंचर के लिए। और फिर आगे बढ़ते हुए हमने काफ़ी पायलट प्रोजेक्ट्स किए और थोड़े बिजनेस मॉडल पर और प्रोडक्ट्स पे इनोवेट किया ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और हमारी जो बिजनेस मॉडल है इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल बने। दरअसल नुरू एनर्जी की शुरुआत 2008 में अफ्रीकी देश रवांडा में हुई। नुरू एनर्जी के ग्लोबल फाउंडर ने रवांडा में बिजली की कमी को देख एक पेडल जनरेटर को डेवलप किया जो एलईडी लाइट को चार्ज कर सकता है। उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में बिजली की सुविधा देना और इसी उद्देश्य को गौरव और दीपक भी भारतीय चैप्टर में पूरा कर रहे हैं। हालांकि भारत के डेमोग्राफिक्स थोड़े अलग हैं और यहाँ ज्यादा इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया में आकर हमने देखा कि इंडिया में जो गांव वाले हैं उनके पास फाइनेंशियल एक्सेस थोड़ा ज़्यादा है अफ्रीका के कंज्यूमर से। तो हम यहाँ सोलर चार्जर्स भी हमने बनाए हमारी लाइट्स के लिए और वो भी इंट्रोड्यूस किए। और हमने देखा कि जो ट्रेड या रिटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी फैला हुआ है जो अफ्रीका में नहीं है। तो अफ्रीका में हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, एंटरप्रेन्योर्स खड़े करने थे। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग रूरल रिटेलर्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ पार्टनरशिप्स कर सकते थे, ट्रेडर्स के साथ पार्टनर कर सकते थे। सो हमें अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा मार्केट और रिटेल फ्रेंडली बनाने पड़े। नुरू एनर्जी की खासियत है इनकी रिचार्जेबल लाइट्स और मल्टी फंक्शन लाइट्स जो मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स को चार्ज करने का काम करते हैं। कंपनी की मेन यूएसपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और जल्द ही कंपनी नुरू लाइट के नाम से 4 से 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है ताकि वो बाजार में अपनी पहचान बना सके। हम एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है और हमारी फिलॉसफी है कि कंपनी में हर आदमी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एंगेज हो। तो हमारे जो फील्ड में लोएस्ट सेल्स पर्सनल जिसको कह सकते हैं, जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं, वहाँ से लेकर हमारे को-फाउंडर्स तक और अपर मैनेजमेंट तक सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एंगेज रहते हैं। मार्केट रिसर्च में एंगेज रहते हैं कि हम कंपेटिटर्स को मैप करें, देखें मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं, देखें प्राइसेस कहाँ घट रहे हैं, क्या इंजीनियरिंग और इनोवेशन हम ला सकते हैं प्रोडक्ट में। और फिर होलिस्टिकली पूरी टीम इन्वॉल्व होती है कि हम नए प्रोडक्ट को कैसे, उनकी स्पेसिफिकेशंस कैसे निकालें और फिर उनको टारगेट प्राइस पॉइंट पे कैसे निकालें। कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपने रिचार्जेबल प्रोडक्ट के साथ भारत, उड़ीसा, आंध्र, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपना कारोबार फैलाया है। आगे नजरें पंजाब, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट पर हैं। कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स को रूरल मार्केट के अलावा अर्बन मार्केट में लाने की तैयारी में भी है, लेकिन यहाँ भी वो रिचार्जेबल सेगमेंट पर ही फोकस करेंगे और ज्यादातर प्रोडक्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले मार्केट को केटर करेंगे। अर्बन मार्केट में हम ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा सकते हैं। अर्बन कस्टमर्स को भी सेंसिटाइज कर सकते हैं कि क्या नीड्स हैं रूरल एरियाज़ में एनर्जी के लिए। और इसको आप एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल कह सकते हैं, जहाँ हम थोड़ी अर्बन में जो हमारी रेवेन्यू बन रही है उसको हम यूज़ करेंगे टू फाइनेंस एक्टिविटीज़ रूरल एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुँचने में। एक सोशल वेंचर होने के नाते कंपनी ने पहले साल के ऑपरेशंस में कोई कमर्शियल सेल्स नहीं की, बल्कि मार्केट पर अपनी पकड़ जमाने के लिए एनजीओस के साथ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया और साथ ही पोटेंशियल कस्टमर्स की मांग को भी समझा। लेकिन अब कंपनी के कमर्शियल सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर से ही हम कमर्शियल सेल्स में एक्टिव रहे हैं, जहाँ हम कमर्शियली लाइट्स को बेच रहे हैं।
और अभी तो हमारी फ़िलहाल रेवेन्यूज़ काफ़ी छोटी हैं। हाउएवर हम इसको एक समझते हैं कि एक बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं अगले 5 साल में जाकर। हम इमेजिन करते हैं कि रेवेन्यूज़ हमारे $10 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट 450 से 1200 रुपए की रेंज में बेच रही है और अपनी नई रेंज में अर्बन मार्केट के लिए कुछ हायर प्राइस पॉइंट्स पर प्रोडक्ट लेकर आएगी। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक। आगे हमारे साथ होंगे अरुण गुप्ता जो MD है NTL इलेक्ट्रॉनिक्स के। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं लाइटिंग इंडस्ट्री में मौजूदा मौकों की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अरुण गुप्ता जो MD हैं NTL इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही ग्लोबल CEO NTL लेमिनिस के। NTL लेमिनिस एक इंडो डच जॉइंट वेंचर है। NTL इलेक्ट्रॉनिक्स इनफैक्ट भारत की सबसे बड़ी लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इनका रफ एनुअल टर्नओवर आपको बता दें करीब 750 करोड़ का है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है इस बिजनेस में। इन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत 1993 में की और ऑफ कोर्स लाइटिंग की जो शुरुआत थी, लाइटिंग वेंचर की जो शुरुआत थी वो 2002 में की और पिछले 10 सालों में इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ भी काम किया, उनको तगड़ा कंपटीशन भी दिया है। लाइटिंग इंडस्ट्री में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए किस तरह के मौके हैं उसी पर बात कर रहे हैं हम मिस्टर गुप्ता से। गुप्ता जी स्वागत है आपका और शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगी इस समय लाइटिंग का मार्केट कितना बड़ा है, नए खिलाड़ियों के लिए आप कहेंगे बहुत सारे मौके हैं? जहाँ तक आप अगर लाइटिंग इंडस्ट्री को देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिवर्तन इस इंडस्ट्री में आ रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तेज़ी से लाइटिंग के अंदर एंटर कर रहा है जी। पहले ये इंडस्ट्री एक ट्यूब और बल्ब की इंडस्ट्री होती थी और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट के ज़रिए और CFLs के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाइटिंग इंडस्ट्री में प्रवेश किया और आज ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ रही है। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो LEDs की टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप में पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी है। जो एंसिलरी प्रोडक्ट है किसी भी इलेक्ट्रिकल बिजनेस के या फिर लाइटिंग बिजनेस के, क्या वहां पर इस समय ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है? ज़्यादा लोग, ज़्यादा SMEs अगर आते हैं तो हम चाइना जैसे बड़े देशों को टक्कर दे पाएंगे? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को किसी तरीके से हम यहाँ पे डेवलप कर पाएँ जो कि भारत की इलेक्ट्रिसिटी कंडीशंस के अंदर काम कर पाए। सबसे बड़ा चैलेंज आज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की बिजली की जो क्वालिटी है, जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस हैं, किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को, अपने डिज़ाइंस को इस तरीके से बनाना कि वो इन कंडीशंस के अंदर सक्सेसफुली काम कर पाएँ, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन गुप्ता साहब यहाँ पर किस तरह के इनोवेशंस की जरूरत होगी? आप इस इंडस्ट्री से सालों से जुड़े हुए हैं, आप भी कई नए एंटरप्रेन्योर से बात करते होंगे जो आपके पास आते होंगे अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए या फिर किसी तरह के गाइडेंस के लिए। कहाँ पर आपको लगता है इनोवेशन की जरूरत है? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें, आप R&D के ऊपर मेन ध्यान दें, बिकॉज एक तो आप मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि जिसमें आपको कोई ऐसी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं मिलती है जब तक आप अपने बिजनेस मॉडल में एक वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, आप प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, आप मार्केट की कंडीशंस को नहीं समझते हैं और आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन कंडीशंस में काम कर सकता है, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और इसमें जितना हमारा अभी तक का अनुभव रहा है, आज भी इसके अंदर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑफ कोर्स हेवीली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश करना पड़ता होगा। किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं गुप्ता जी? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं R&D की, तो R&D में इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है, और अगर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो एक बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाएँ। जी, और क्या यहाँ पर आसानी सी ट्रेनिंग मिल जाती है इस समय अगर कोई इस तरह के कारोबार से जुड़ना चाहता है या फिर शुरू करना चाहता है? अगर हम सही मायने में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट की इंडस्ट्री एक बहुत ही कमज़ोर इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में।
हम पूरी तरीके से विदेश पे, चाइना पे, ताइवान पे, इन सब कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं। और आज एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इवन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स आज आपकी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, एक ऐसा समय होगा जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारा सबसे बड़ा मेजर इंपोर्ट आइटम बन जाएगा। देयर आर सर्वेज जो कि बहुत क्लियरली इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि सन 2020 तक जो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट होगा वो शायद ऑयल के इंपोर्ट से ज़्यादा होगा जी। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो जो चुनौती है एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, इंडस्ट्री के सामने है, आज यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के सामने है कि अगर हम किसी भी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स को, टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में ला सकते हैं, हम वो कमिटमेंट कर सकते हैं और हम उस तरीके का एक बिजनेस मॉडल यहाँ खड़ा कर सकते हैं। एलईडी के बिजनेस में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि लार्जली जो हम बाजार में जाते हैं आधा माल चाइना से आता है, तो भारत में अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की ज़रूरत है, कितना बड़ा मार्केट रहेगा ये और क्या खासियत होगी इस तरह के प्रोडक्ट की? इवेंचुअली अगर हम देखें तो लाइटिंग के क्षेत्र में एलईडीज़ जो हैं वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे और एक मेजर शेयर ऑफ बिजनेस जो है वो एलईडीज़ टेक्नोलॉजीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में एलईडीज़ की जो मार्केट है, हिंदुस्तान में जो मार्केट है, इस मार्केट ने एक शेप लेनी शुरू कर ली है। आज कंज्यूमर को, कस्टमर को एलईडीज़ की एडवांटेजेस की समझ है, पर अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आज भी उसके पास उपलब्ध नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इन कस्टमर्स को देने के लिए इन प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी होगा, तभी आप कस्टमर को आफ्टर सेल सपोर्ट दे पाएंगे और आपको इन प्रोडक्ट्स को एक बार फिर से भारत की, हमारी यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशंस हैं उसके हिसाब से बनाना होगा। अगर एक नया एंटरप्रेन्योर आपके पास आता है ये बोलकर कि मुझे इस क्षेत्र से जुड़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में या फिर यहाँ पर लाइटिंग इंडस्ट्री से जुड़ना है, उसको 5 चीज़ें वो कौन सी ग्राउंड वर्क के तौर पर तैयार कर लेनी चाहिए पहले, आपके क्या टिप्स होंगे? आज आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिफाइड हैं, आपकी बैकग्राउंड अगर मार्केट डेवलपमेंट की है, तो आप उसी के हिसाब से अपने निर्णय को लें। और अगर मैं लाइटिंग क्षेत्र की बात करूं तो ये क्षेत्र पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ है। एलईडीज़ अभी एक नई शुरुआत है, इसमें हर किस्म की कंपनी के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बेशक वो कंपनी लाइटिंग के क्षेत्र की कंपनी हो या वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे कोई लाइटिंग अवेलेबल नहीं है। अगर आज हम सोलर को देखें तो सोलर अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सोलर को और एलईडीज़ को अगर कंबाइन करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत ही सक्षम बिजनेस मॉडल बनता है। तो कुछ ये दिशाएं होंगी जो आज के एंटरप्रेन्योर्स को शायद एक डायरेक्शन दे पाएं। शुक्रिया गुप्ता साहब, हमारे लिए समय निकाल कर इनफैक्ट और हमारे कई सारे दर्शकों को गाइड करने के लिए कि किस तरह का माहौल है इस पर्टिकुलर बिजनेस में और कैसे शुरुआत की जाए। धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए एक बार फिर। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। हर एंटरप्रेन्योर में अपने बिजनेस आइडिया को सफल करके दिखाने का आत्मविश्वास होता है, लेकिन स्टार्टअप के शुरुआती दौर में आने वाली दिक्कतें कईयों के हौसले पस्त भी कर देती हैं। ऐसे में जरूरत होती है मेंटरिंग की, और यही काम आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स, जहां कंपनियों के प्रोमोटर्स को मौका मिलता है अपने बिजनेस को मेंटर्स की मदद से एक किक स्टार्ट देने का। एंटरप्रेन्योर्स रवि किरण और श्रवण श्रॉफ के वेंचर नर्सरी का दूसरा एक्सेलरेटर बैच तैयार होकर निकला है। पिछले हफ्ते मुंबई में इन्होंने निवेशकों के सामने एक इन्वेस्टमेंट पिच भी पेश की। आइए देखते हैं वेंचर नर्सरी का पिच डे। वेंचर नर्सरी के एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स के दूसरे बैच में 150 एंट्रीज में से सिर्फ 4 स्टार्टअप्स को चुना गया। इनमें यूनिक और स्केलेबल बिजनेस आइडिया के अलावा टीम, प्रोमोटर्स का आपसी तालमेल, काम के प्रति कमिटमेंट और कंज्यूमर की जरूरत, इन बातों पर स्टार्टअप्स का चयन हुआ। हमने एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाया जो अभी अगले हफ्ते के अंदर बैठ के स्टार्टअप्स के साथ बैठ के दे विल गिव अ डिसीजन कि किसको क्या फीडबैक दिया जाए, किसको इन्वेस्टमेंट दिया जाए, अगर इन्वेस्टमेंट देंगे तो उसका क्वांटम क्या होगा, टर्म्स क्या होगा, ये सब डिसीजन होगा।
ये है रविकांत वर्मा। 1 साल पहले रविकांत ने खुद का कारोबार शुरू किया। इनका बिजनेस है प्रोडक्ट सैंपलिंग का। स्मार्ट सैंपल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च के पहले उसका सैंपल टेस्ट करने का मौका मिलता है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए कई ब्रांड मैनेजर इस सर्विस का फायदा उठा रहे हैं। B2B के इस कारोबार में रविकांत ब्रांड से रेवेन्यू कमाते हैं। स्मार्ट सैंपल का क्लाइंट बेस खासकर FMCG कंपनियां हैं। 12 लाख के शुरुआती निवेश से रविकांत ने कारोबार की शुरुआत की। हर स्टार्टअप को आने वाली दिक्कतें इन्हें भी फेस करनी पड़ी, लेकिन वेंचर नर्सरी की ट्रेनिंग के बाद रविकांत काफी कुछ सीख कर बाहर निकले हैं। कंपटीशन एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टार्टअप के लिए, बट आप 100% कंपटीशन एनालिसिस पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं वह बहुत महत्व है। अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप सिर्फ कंपटीशन एनालिसिस करते रहोगे तो आप पीछे हो जाओगे। आप क्या अलग दे सकते हो दूसरों से, आप में वो क्या बात है जो कि दूसरों में नहीं है। ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो हमें मेंटरशिप के दौरान हमें सिखाया गया। वेंचर नर्सरी के इस प्रोग्राम में 4 स्टार्टअप्स में से एक है 26 साल की अभिलाषा दफारिया की कंपनी द वेंचुरेटर। अकेले अपने दम पर अभिलाषा अपना कारोबार चला रही हैं। द वेंचुरेटर स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाली ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। 3 साल पहले ऑनलाइन पोर्टल पर एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए बतौर पत्रकार काम कर रही अभिलाषा ने स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच गैप को मिटाने के लिए इस वेंचर की शुरुआत की। महज 2 लाख के शुरुआती निवेश से शुरू किया गया ये कारोबार इवेंट और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपना रेवेन्यू कमाएगा और अगले 3 सालों में 10,000 स्टार्टअप्स और 5,000 सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विस करने का टारगेट है, जिसके लिए अभिलाषा को स्ट्रेटेजिक गाइडेंस और इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। So मेरा KRAs back then used to be interviewing a lot of entrepreneurs, and I tried to understand the business models and the key challenges, initial hurdles, and so on and so forth. Now what happened is that a lot of these guys would call me back and ask me to either connect them to an angel investor or to a service provider like a web developer, graphic designer, and so on and so forth. एक time के बाद I started seeing a trend in the kind of phone calls I got back, and that's when I actually identified that there's a need for these service providers to for a platform like this, so that the service provider can create awareness about his services, and so that the entrepreneur can connect to him directly without going through a lot of different channels. वेंचर नर्सरी के श्रवण श्रॉफ ने इन एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग के बाद इनमें काफी बदलाव देखे हैं। फंड रेज करने के लिए PE या फंड मैनेजर्स को अप्रोच करते वक्त बिजनेस प्लान की बारीकियां, टीम कैसे बढ़ाएं, को प्रोमोटर्स का चुनाव, कंपटीशन के लिए तैयारी, लीगल एस्पेक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन जैसे बिजनेस के लिए जरूरी हर पहलू पर इनकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। जो स्टार्टअप्स होती है दे वर्क ओनली इन साइलोस, मतलब वो बाहर क्या हो रहा है उसे नहीं देखते, बट इन बिजनेस आपको 360 डिग्री व्यू होना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, नॉट जस्ट फ्रॉम कंपेटिटर बट एनी अदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये उनके बिजनेस का और कोई कंपेटिटर इंडिया में नहीं, बट इज़ देयर एनी अदर कंपेटिटर विच इज़ देयर एग्जिस्टेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, उन्होंने कैसे किया है, उनके सिस्टम्स क्या है, प्रोसेसेस क्या है, उनके नंबर्स, मार्जिन्स क्या है, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है। वेंचर नर्सरी के इस अनोखे प्रोग्राम का बढ़िया नतीजा हाल ही में निवेशकों को देखने को मिला। 13 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद द वेंचुरेटर और स्मार्ट सैंपल के फाउंडर्स ने अपना पहला पिच निवेशकों को दिया। इन्वेस्टर्स के रिस्पॉन्स से तो यही लगता है कि इन्हें फंड की कमी नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ क्या है कि दिस इज समथिंग न्यू, एवरीबडी केम अप विद अ न्यू आइडिया, वर्सेस कि ऐसा अमेरिका में हो रहा है तो हम यहाँ कर लें, वो वाली बात जो नॉर्मली हम देखते हैं अभी चालू हुई है वो इसमें नहीं थी। इसमें ये थी कि इसमें सब में कुछ नया इनोवेशन था, कुछ ऐसा था कि जो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जो एक इंग्लिश में बहुत बड़ा बोलते हैं कि मुहावरा है, पीपल दैट सॉल्व द मोस्ट प्रॉब्लम्स मेक द मोस्ट मनी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे। वेंचर नर्सरी और उनके 2 उम्दा स्टार्टअप्स के लिए ये तो सिर्फ लंबे सफर की शुरुआत है, लेकिन जो स्टार्टअप्स इस तरह के एक्सेलरेटर प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहते हैं वो 16 अप्रैल तक वेंचर नर्सरी को अपने एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में पोटेंशियल है तो वेंचर नर्सरी का साथ आपको जरूर मिल सकता है। कल्पना पारकर, मुंबई।
इसी के साथ आवाज़ एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया है। अगर कोई फीडबैक है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहां पर अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उन तमाम उलझनों को सुलझाने की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।